वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टूवर्ड्स ए यूनिपोलर वर्ल्ड ये पॉइंट को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे। इन 1990 इराक वेंट इन फॉर अ वॉर अगेंस्ट कुवैत एंड established control over its territory. There was a global reaction against it and the matter was discussed in United Nations. The United States took an initiative and led a multinational force against Iraq. The war ended with Kuwait becoming free from Iraqi control. The American President George H. Bush Sr. considered this as a moral victory and used the new term, the New World Order, to describe the nature of the global situation. This American action had received global support, including from the Soviet Union, China, countries of the NATO, Israel, and the Arab states, including Saudi Arabia. The Soviet Union, which was facing internal problems, disintegrated in 1991. Not much opposition was possible against the United States, and eventually the meaning of the term of New World Order, which imply American dominance and leadership in matters of security, was accepted at global level. This was the first expression of the unipolar world order. 1990s में इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण करके कुवैत के ऊपर कब्जा पा लिया था। इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखने को मिला। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इसके ऊपर चर्चा हुई। इराक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अमेरिका ने मल्टीनेशनल फोर्स का नेतृत्व किया या लीडरशिप किया, ऐसा हम कह सकते हैं। इस कार्रवाई में कुवैत को इराक से आज़ाद करवाया। उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज एच बुश सीनियर, उनके नज़रिए से ये एक मॉरल विक्ट्री थी और उन्होंने इस सिचुएशन के लिए एक नए टर्म को यूज़ किया। वो टर्म ये थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह वर्ड को उन्होंने दुनिया के सामने पहली बार इस्तेमाल किया। अमेरिका की इस हरकत को पूरी दुनिया ने समर्थन किया या इस एक्शन के लिए पूरी दुनिया से उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसमें सोवियत रशिया, चाइना, नाटो में शामिल सभी मुल्क, इज़राइल और अरब कंट्री के सऊदी अरब का भी समर्थन अमेरिका को प्राप्त हुआ। इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से 1991 में सोवियत रशिया कोलैप्स हुआ। इसके साथ ही दोस्तों, अब ये सारी घटनाओं के बाद एक बात यहाँ पर हमें पता चलती है कि यहाँ पर इस सारी हरकतों के बाद कि अमेरिका के सामने आइडियोलॉजिकल या उन्हें अपोज करने वाला कोई भी नहीं था। अमेरिका अब पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बनकर उभर कर सामने आया। अमेरिका के लिए पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिक डायमेंशन था। अमेरिका की एक ख़ास बात थी कि उनका एक सॉफ्ट पावर, सेना का इस्तेमाल न करके दूसरे मुल्कों के ऊपर प्रेशर बनाना, इस प्रेशर के लिए इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कुछ अदर फैक्टर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। इन सारी सिचुएशन के बाद अमेरिका के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में निर्माण होने के बाद अमेरिका के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स फ्रांसिस फुकुयामा और जोसेफ नाय, इन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट के ज़रिए इस सारी घटनाओं को उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम अमेरिका के फ्रांसिस फुकुयामा, इनके बारे में क्या उन्होंने स्टेटमेंट किया था अपनी किताब में। अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स फ्रांसिस फुकुयामा इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री
He believed that after the fall of communism in Soviet Union, the socialist political, economic and social system had come to its end and that the world would now have a liberal democratic system. अमेरिका के सियासी मेंटर फ्रांसिस फुकुयामा इन्होंने इतिहास का अंत यह सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। उनके ख्यालात से रशिया में कम्युनिज्म खत्म होने के बाद सोशल सियासी माशी के आधार पर जो व्यवस्था बनी हुई थी वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी के आधार पर एक नए सिस्टम का निर्माण होगा। एंड नेक्स्ट वन इज अमेरिकन academic Joseph Nye differentiates between two types of power, namely hard power and soft power. Hard power is the ability to get others to act in ways that are contrary to their preferences and wills. This is the ability to coerce through threats and inducements. On the contrary, soft power is the ability to get others to want the outcome that you want, and moral, particularly the ability to achieve goals through attraction rather than coercion. जोसेफ नाय, अमेरिका के जोसेफ नाय इन्होंने हुकूमत को दो अलग अलग प्रकार में बताया है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर एक ऐसी ताकत, जो ऐसी क्षमता जो दूसरों को उनके ज़रूरत के हिसाब से और मर्ज़ी के खिलाफ जीने को मजबूर करती है। इसमें धमकाना और लालच देकर दूसरों के ऊपर कंपल्शन करना। और सॉफ्ट पावर एक ऐसी ताकत जो तुम्हें चाहिए वही दूसरों को भी चाहने की इच्छा होना। इसको और हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर कंपल्शन के बजाय लोग दूसरों को अट्रैक्ट करके खुद के गोल को अचीव करने की ताकत मीन्स सॉफ्ट पावर। तो यहाँ पर अमेरिका के जोसेफ नाय इन्होंने सत्ता को पाने के लिए दो अलग वर्ड्स का निर्माण यहाँ पर किया है या एक नए सिद्धांत को सामने रखा है, हार्ड पावर और अमेरिका की सॉफ्ट पावर। इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। इसके बाद हम some examples of American soft power. First one is educational exchange program. The United States is known as a student-friendly nation. In last few years, number of international students studying in the United States has increased substantially. यहाँ पर अमेरिका के कुछ एग्जाम्पल जो हम लेना चाह रहे हैं कि शिक्षा का लेन देन का प्रोग्राम, इसमें अमेरिका यह एक मुल्क स्टूडेंट के लिए एक बेहद सकारात्मक मुल्क है। बीते हुए कुछ सालों में अमेरिका पे पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंटरनेट के ज़रिए लोकतंत्र और बात करने की आज़ादी, यह भी अमेरिका के एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कि फूड चेन में कि अमेरिकन खाने को पूरी दुनिया में एक आइडेंटिटी मिली, एक पहचान मिली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मैकडोनाल्ड, उसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर किंग जो है कि ये सब इसके एग्जांपल हम बोल सकते हैं। Internet programs, propagation of democracy and freedom of speech through internet has been a soft power of United States. तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने जोसेफ नाय, फ्रांसिस फुकुयामा और वर्ल्ड न्यू ऑर्डर का सिस्टम किस तरह से सामने आया, तो ये सारे डिस्कशन हमने आज के इस वीडियो के लेक्चर में देखे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।